चैप्टर 1 आता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें सेक्शन कवर होते हैं हमारे सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 तक। सेक्शन 149 बात करता है रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमें एक डायरेक्टर चाहिए ओपीसी में, मिनिमम 2 चाहिए प्राइवेट में और 3 चाहिए पब्लिक में। मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। 15 से ऊपर करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की लिमिट भी कम है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर करो कि सेक्शन के तहत 14 अंडर सेक्शन 14 के तहत। इसके बाद जो मैक्सिमम 15 वाली लिमिट है वो कुछ कंपनीज को अप्लाई नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी को नहीं होती और सेक्शन 8 कंपनी को भी अप्लाई नहीं होती, प्रोवाइडेड इन कंपनीज ने किसी तरह का भी डिफॉल्ट नहीं किया हो जब फाइल की हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या फिर जब फाइल की हो एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, किसके साथ एनुअल रिटर्न फाइल की हो, विद द रजिस्ट्रार फाइल की हो। फिर सेक्शन आता है हमारे पास 150 जो बात करता है किस तरह हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे, और इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं अलॉन्ग विद रूल नंबर 6। तो इस सेक्शन की कोड की है मैप 10 एम से मैंडेटरी है ये डेटा बैंक में नाम इंक्लूड करना 7 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द 5th अमेंडमेंट। अगर आपकी एप्लीकेशन आपके पास दिन नहीं भी है तो भी आप वॉलंटरली जमा करा सकते हैं इसको। इसके अलावा आपको 1 साल 5 साल या लाइफ टाइम तक के लिए खुद को रजिस्टर कराने का मौका दिया गया है इस सेक्शन में। आपकी ड्यूटी बनती है कि एक्सपायरी के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिन्यूअल करा लेना है, और साथ ही साथ आपको अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सबमिट करना है 149 सेक्शन के तहत, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में अपीयर होना है 1 साल के अंदर अंदर जब आपने डेटा बैंक में खुद का नाम इंक्लूड करवाया, और एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करने हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, लेकिन जो ये एग्जाम है आपका, ये एग्जाम आपको एग्जाम हो जाएगा अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस किसी सिंगल कंपनी में है, 2 अलग अलग में काउंट नहीं करने का। चाहे लिस्टेड कंपनी है तो काउंट हो जाएगा, उस अनलिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक है उसका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और जो लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसका भी एक्सपीरियंस कंपनी का आपके उसमें काउंट हो जाएगा और आपको एग्जेम्पशन ग्रांट हो जाएगी। इसको याद करने का कोड की है मैप 10 MAPDSO। इसके बाद हम प्रोविजो पढ़ते हैं 149(1) का, जो विमेन डायरेक्टर के बारे में बताता है, और इसको हम पढ़ते हैं अलॉन्ग विद रूल नंबर 3। ये क्या कहता है प्रोविजो कि जो विमेन डायरेक्टर है एक चाहिए एटलीस्ट हर लिस्टेड कंपनी में, और एक चाहिए उस अनलिस्टेड कंपनी में या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे अधिक हो, या फिर एक कंडीशन है और है एंड नहीं है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या 300 करोड़ से अधिक हो। डेटा जो लेना है लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेना हमको इसमें। और अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज होती है विमेन डायरेक्टर की तो यह वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए कब तक, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अगली बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 महीने 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर के अंदर अंदर ये इंटरमिटेंट वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। प्लस अगर कंपनी जो आपकी न्यूली फॉर्म हुई है उस केस में विमेन डायरेक्टर आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 149(4) जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। हर एक लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, और हर एक अनलिस्टेड कंपनी को जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन सबको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट रखना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास 149(6) कहता है अगर आपने केएमपी की पोजीशन हेल्ड किया है तो आप पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपने केएमपी की पोजीशन हेल्ड किया तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। और ध्यान रखना ये 149(4) जो सेक्शन है ये हम अलॉन्ग विद रूल नंबर 4 रीड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेन्योर के लिए सेक्शन 149(10) कहता है एक टर्म होगा 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का, और रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना है। 149(11) कहता है ऐसी टर्म्स मैक्सिमम 2 हो सकती है, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए 3 साल का। इवन इफ अगर 2 टर्म जो कंप्लीट हुई है वो 10 साल से कम की है तब भी हम उसको ट्रीट कर लेंगे कि 2 टर्म्स कंप्लीट हो गई है एंड कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा तीसरे साल का। गाइस जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो कंपनी इन 3 में से है, या तो वो कंपनी ज्वाइंट वेंचर है, या फिर वो कंपनी जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, या फिर वो कंपनी डोरमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 455। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई होता है, बट जो स्मॉल शेयर होल्डर्स का सेक्शन होता है वो ना ही गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है ना ही सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई होता है। फिर सेक्शन 149(3) आता है हमारे पास, जो किसके बारे में बात करता है, रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। हर कंपनी में होना कंपलसरी है एक रेजिडेंट डायरेक्टर जो एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहे, और अगर यही कंपनी न्यूली फॉर्म हुई है तो रेजिडेंट डायरेक्टर की कैलकुलेशन जो डेज की है 182 की वो हम प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। मान लो अगर वो 5 महीने ही था तो 5 मंथ्स में डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 182 डेज करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो 5 मंथ में डेज होते हैं डिवाइडेड बाय 365 डेज इंटू 182 डेज करके। दैट्स अबाउट 149(3) रेजिडेंट डायरेक्टर। उसके बाद सेक्शन 151 आता है डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। लिस्टेड एंटिटी मे हैव 1 सच डायरेक्टर, और नोटिस चाहिए होगा या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर उनका 1/10 विच एवर इज लोअर के द्वारा, ताकि उस डायरेक्टर को इलेक्ट किया जा सके। सिर्फ लिस्टेड मे हैव 1 सच डायरेक्टर, कोई कंपलसरी नहीं है उसको भी, बाकी में तो है ही नहीं। और स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो शेयर होल्ड करते हैं बहुत ही नॉमिनल वैल्यू के, विच इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास रूल 7 आता है जो बात करता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, मतलब एक जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो सर्व मैक्सिमम 2 कंपनीज में कर सकता है सेम टाइम पे, लेकिन वो 2 कंपनी सेम कॉम्पिटेटिव बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और प्लस हम उसको कंसीडर करेंगे एज जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है 149(6) और 149(7) का डिस्क्लोजर देगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं केएमपी नहीं रहा था 3 साल में इसी कंपनी में, और इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 152 होती है, एक्सेप्ट कि इसकी जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन होती है ये भी लाइबल नहीं होती, और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है मैक्सिमम 3 सालों के लिए होती है, और री अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकती सेम कंपनी में, और री अपॉइंटमेंट अनदर कंपनी में भी नहीं हो सकती, अगर करनी है तो 3 साल की कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद में हो सकती है।
फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स को फॉलो करना है। तो उनको सबसे पहले जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसमें नोटिस ऑफ इंटेंशन देना जरूरी होता है 14 डेज बिफोर मीटिंग। स्पेसिफाई करना नाम, एड्रेस, कितने शेयर हेल्ड करे, कितना फोलियो नंबर है, अगर शेयर हेल्ड करे, अगर शेयर हेल्ड नहीं करे तो इग्नोर। ये सेक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन प्लस ये सेक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि उस बंदे को इतने शेयर हेल्ड करने हैं या नहीं करने। प्लस जो डायरेक्टर होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं होल्ड करता हूँ डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैं इंडिपेंडेंट हूँ 149(6) में, 149(7) में मैंने अपना कंसेंट दिया कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं एलिजिबल हूँ एज पर 164, क्वालिफाइड हूँ। अगर ये इसमें से कुछ नहीं होगा तो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपना ऑफिस वकेट करना पड़ेगा। या तो वो डिस्क्वालीफाई निकला सेक्शन 164 में, या वो सीज था टू मीट 149(6), 149(7), या फिर वो ऑफिस वकेट वैकेंसी हो गई सेक्शन 167 के तहत।